हरि ओम। नमस्कारम। आप सभी का इस अंक में स्वागत है। आज हमारा यह अंक उन सभी के लिए महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाला है जो जानना चाहते हैं कि पहला, याज्ञिक कर्मकांडी व्यवस्था में तिल के द्वारा हव्य कव्य प्रदान करने की परंपरा क्यों है? क्यों देवता एवं पितरों को याज्ञिक के हविष्य पिंड तिलयुक्त तर्पण करने का परंपरा हिंदू समाज में, हिंदू धर्म में अभी तक प्रचलित है। दूसरा, सप्तसंधव सभ्यता, विश्वगुरु भारत की सभ्यता के मूल निवासी कौन थे? तथाकथित इंडो आर्यन, द्रविड़, सिंहल, मुंडा जनजातियों में कौन सब सिंधु सभ्यता के मूल निवासी हैं? तीसरा प्रश्न का आपको उत्तर मिलेगा। कहा जाता है कि आर्यों ने द्रविड़ों को पराजित कर उन्हें सब सिंधु सभ्यता से पलायित कर दिया। इस सत्यता का सत्यापन करेंगे इस अंक में। और अंत में आखिर से हम लोग जानेंगे कि सब सिंधु सभ्यता वासीगण तिल को क्या संबोधित करते थे। तिल को आपके अंग्रेजी में शेषम, अरबी में सिमसिम, एल्लू इल्लू, तमिल तेलुगु में संबोधित किया जाता है। आखिर इनमें से प्रथमतः कौन सा संबोधन आपके सब सिंधु सभ्यतावासी किया करते थे? इन सब प्रश्नों के उत्तर जानने से पहले सर्वप्रथम हम विगत 20 वर्षों से पुरातत्वविदों द्वारा आनुवांशिकी विज्ञान, जेनेटिक साइंस के माध्यम से प्रश्न 2 और 3 पर जो शोध कार्य किया गया है उसकी संक्षिप्त जानकारी आप लोग को लिए महत्वपूर्ण रहेगा, जिसके माध्यम से आप सप्तसंधव सभ्यता के मूल निवासियों की यथास्थिति एक कल्पना सहज रूप से प्राप्त कर पाइएगा। रिच महोदय, पुरातत्वविद हैं, द्वारा ऑटोसोमल डीएनए प्रक्रिया द्वारा 2004 ईस्वी में बतलाया गया कि होलोसिन युग में सप्तसंधव सभ्यतावासी मुख्यतः 2 पैतृक वंशियों में विभक्त हुए। एएसआई यानी दक्षिण भारतीय पितृवंशीय और उत्तर भारतीय पितृवंशीय एएनआई, एंसेस्टर ऑफ नॉर्थ इंडियन। विद्वान पुराविद नरसिम्हन जी भारतीय ने 2018 ईस्वी में शोध पत्र में अपने इस तथ्य का समर्थन किया है। वही नहीं, विद्वान बसंत सिंधे पुरातत्वविद हैं, उन्होंने भी उनका समर्थन किया है। उन लोगों के अनुसार एएनआई सिंधु परिधि के मिश्रण से बना समूह था, जबकि एएसआई, एंसेस्टर ऑफ साउथ इंडियन, सिंधु परिधि से संबंधित समूह ईरानी कृषिविद का वंशधर था, शुद्ध था और शिकारी संग्राहक था। वास्तव में ये ही आपके सिंधु सभ्यता के मूल निवासी थे। आपके एएसआई के विषय में बतलाया जा रहा है कि वे आपके सब सिंधु सभ्यता के मूल निवासी थे, आपके डॉक्टर नरसिम्हन के अनुसार, जो लगभग 2000 ईसा पूर्व में द्वापर युग के आरंभ में एक दूसरे से पृथक हो गए। एएसआई और एएनआई दोनों का पृथक समूह उत्तर और दक्षिण भागों में बंटने का जो कर्म था वह 2000 ईसा पूर्व था, जब आपके दुर्भिक्ष के कारण सब सिंधु सभ्यता का पतन हो गया। ये लगभग 2000 से लेकर के 2700 वर्ष तक साथ रहे थे। 4700 ईसा पूर्व से इन लोग एक साथ रहा करते थे सब सिंधु सभ्यता क्षेत्र में, और उत्तर भारतीय पितृवंशीय मिश्रित वंशीय थे। यह भी इनका दावा है। कितना बड़ा आश्चर्य है कि एक चरित्रवान शुद्ध संस्कारी समाज, जिसे आप एएसआई कहते हो, 2500 वर्षों तक एएनआई मिश्रित वंशीय पितृ समाज के साथ रहा, और फिर भी वे विकृत नहीं हुए। यह विचारणीय तथ्य है। ये 2
ANI एवं ASI न केवल भारत में बल्कि इससे पूर्व ये दोनों ईरान एवं स्टेपी क्षेत्र में भी उत्तर दक्षिण के भेदभाव से निवासरत थे। आपके ANI स्टेपी क्षेत्र से में वास करते थे और ईरानी क्षेत्र में आपके ASI के पितर लोग, पूर्वज लोग वास किया करते थे, जो परस्पर विग्रही थे। डॉक्टर बसंत सिंधे पुराविद हैं ने उपरोक्त तथ्य के पक्ष में स्टेपी वंशीय ANI को मिश्रित वंशीय बतलाया। ये दोनों विद्वान दक्षिण भारतीय, किंतु ये विद्वान भूल गए हैं कि भारतीय संस्कृति के पुरोधा पवित्र पारिवारिक संबंधों के प्रति आग्रही थे और गोत्र वर्जित विवाह परंपरा जो है उत्तर भारतीय पैतृक वंशीय पूर्वजों की देन है। वे पवित्र पारिवारिक संबंधों के कारण देव संस्कृति की स्थापना, वैदिक संस्कृति की स्थापना करने में सफल रहे और विश्वगुरु कहलाए, जबकि दक्षिण भारतीय पैतृक वंशीय पवित्र रक्त संबंधों के प्रति झुकाव रखते हैं। समगोत्री विवाह के प्रति वे दृढ़ तो नहीं लेकिन उदार थे। तो इन कारणों से वहाँ असुर संस्कृति की छाया आपको प्राप्त होगी, दर्शन को प्राप्त होगा। किसी समाज की मातृवंशीय घटक की जांच mtDNA के माइटोकॉन्ड्रियल DNA के माध्यम से आपके होती है, और जबकि पितृवंशीय घटक की जांच Y क्रोमोसोम्स के हैप्लोग्रुप के द्वारा की जा रही है, आनुवंशिक विज्ञान के माध्यम से। भारत सहित दक्षिण एशिया, जिसे सार्क कहते हूँ, के मातृवंशीय घटकों की मूल निवासी M17 हैप्लोग्रुप है मातृवंशियों की, उससे संबंधित है, जो मुख्यतः पंजाब, कर्नाटक, दक्षिण भारत, मणिपुर, सिंहली जो श्रीलंकन है, पाकिस्तान की मोहना जनजाति है, उसमें आपके प्रचुरता से अनुपातिक प्रतिशतांक जो है उनका अधिक है, अधिकतम पाया गया है। ये समाज जो थी मातृ प्रधान थी, कहने का तात्पर्य है। यह ध्यातव्य है कि आपके भारतीय समाज त्र्यंबक समाज रही है। 3 माताओं का यहाँ पे पूजन होता रहा है। 3 मातृ समूह को ही आपके आनुवंशिक विज्ञान के माध्यम से बतलाया गया है, उन M उपवर्ग, R उपवर्ग और U उपवर्ग। इनके हैप्लोग्रुप को ही आपके भारत में समाज में प्राप्त होते हैं, मातृवंशियों के समाज में प्राप्त होते हैं। R1A1 पितृवंशीय और M17 मातृवंशीय दक्षिण एशिया यानी सार्क के मूल निवासी माने जाते हैं। वैज्ञानिकों के माध्यम से, इंजीनियरों के का ये उद्घोषणा है, पुराविदों का यह कथन है। भारत में मुख्यतः 5 प्रकार के पितृवंशीय हैप्लोग्रुप प्राप्त होते हैं। कौन कौन? पहला है R1A1 बहुतायत में प्राप्त होते हैं, दूसरा R2, तीसरा H, चौथा L और 5वां J आपके J2। आप विश्व स्तर पर देखें तो ये सभी जो हैं F ग्रुप की H हैप्लोग्रुप की शाखाएं हैं। और यदि नस्लीय आधार पे भी यदि मोटे तौर पे सहज दर्शन से यदि देखें तो भारतीय समाज को 5 भागों में बांटा जा सकता है। उत्तर भारत से ANI, दक्षिण भारतीय ASI, ऑस्ट्रेलिया एशियाटिक समाज AAA, तिब्बती बर्मन भाषी समाज और पूर्वी आसियान महासागरीय समाज जो आपके अंडमान निकोबार के निवासी, उनके लिए ये वर्ग रखा गया है। तो कई प्रकार की आनुवंशिक जांच हुई, निष्कर्ष प्राप्त हुआ। सिंहली जाति जो श्रीलंकन के थी, वो निष्कर्षतः भारतीय मूल की जाति प्रमाणित हुई। ये उत्तर भारतीयों से पैतृक समानता रखते हैं और उत्तर भारतीयों में भी पश्चिम बंगाल से अधिक निकटता, बंधु बांधवता का रखते हैं। चाहे आपके फिंगरप्रिंट्स हो, एलेट फ्रीक्वेंसी D1S80 हो, अथवा हैप्लोग्रुप R हो, अथवा रंग जो का SLC24A5 बहुरूपता कायाकांति की परीक्षण हो, अथवा VNTR परीक्षण हो, एलुप बहुरूपता का परीक्षण हो। इन सभी परीक्षणों से यह साबित हुआ है कि जो सिंहली
हमारे लिए महत्वपूर्ण है इस अंक के लिए, तिल से संबंधित अंक के लिए, कि सिंहली जो श्रीलंकन है जाति, उनका STR फाइलोग्राम भारतीय मूल का सूचक है, और ये तमिल भारतीयों की अपेक्षा पंजाबी बंगाली भारतीयों के अधिक निकट के बंधु बांधव प्रमाणित होते हैं। उनके पितर समान थे। कहने का तात्पर्य सिंहली पलायित तो होकर के सब सिंधु सभ्यता से श्रीलंका पहुंच गए। तो तुलनात्मक रूपेण इन सिंहलियों की अरबी, तमिल, तेलुगु जैसे दक्षिण भारतीय समाज के पितरों की अपेक्षा उत्तर भारतीयों से जेनेटिक संबंध निकटता है। यह हमारे लिए महत्वपूर्ण सूचना है, खासकर इस अंक के लिए जिसमें हम तिल के माध्यम से, तिल के जो संबोधन होता है विभिन्न समाज में अलग अलग ढंग से होता है भारतीय समाज में, तो उसके माध्यम से हम प्रमाणित करेंगे कि किस प्रकार से ये जो सब सिंधु सभ्यता के मूल निवासी हैं वह आपके आपस में कई कबीलों में बटे हुए थे, किंतु उनकी भाषा आदि संस्कृत तथा लिपि नागलिंगा लिपि थी। महत्वपूर्ण संकेत और एक प्राप्त होता है कि उत्तर भारतीय पितरों से संबंधित समूहों के उलट ये नागलिंगा लिपि में उत्कीर्ण या प्रकृति में जो द्रष्टव्य हैं सब चित्र उनको पढ़ते थे दक्षिण भारतीय वाले। और यहाँ एक अवधारणा इसके माध्यम से प्रकट हो रही है जिसे अक्षर ब्रह्म के रूप में पुराणों में वर्णित किया गया है। उदाहरणतः हम अभी आपके तिल को प्रस्तुत करते हैं, क्योंकि तिल का उपयोग कर्मकांडी हिंदू संपूर्ण भारत में पितरों को यज्ञ भाग पिंडदान में तर्पण करते आ रहे हैं। देवताओं को उसके नाम संबोधन से स्थानीयता देशी प्रभाव प्रकट होता रहा है, जिससे कि कबीलों में विभक्त सब संदर्भ वासियों की निकटता जानी जा सकती है। तो आइए तिल के पत्र पुष्प फल को नागलिंगा लिपि के माध्यम से पढ़ करके हम प्रमाणित करेंगे कि संपूर्ण उत्तर भारतीय राज्यों महाराष्ट्र सहित में तिल को तिल ही संबोधित किया जाता था, मगर दक्षिण भारतीय राज्यों में असीरियन जातीय के रूप में असीरियन जाति से साम्यता रखते हुए तिल को एल्लू संबोधित किया जाता रहा है। सर्वप्रथम यह जानना रोचक होगा कि भारत के विभिन्न राज्यों में तिल को क्या संबोधित किया जाता है। पहले उर्दू उत्तर भारत की लेते हैं। उर्दू, पंजाबी, गुजराती, बंगाली, नेपाली, मराठी, हिंदी, संस्कृत में तिल को लगभग तिल ही सब जगह संबोधित किया जाता है। थोड़ा बहुत विन्यास उच्चारण में स्थानीयता का प्रभाव प्राप्त होता है। और दक्षिण भारत में के राज्यों में तिल को लगभग सभी जगह एल्लू, उपसर्ग कुछ और भी हो सकता है, प्रथम पद शब्द पद कुछ और भिन्न हो सकता है, लेकिन एल्लू अवश्य संबोधित किया जाता है रहा है। कन्नड़ में एल्लू, करुएल्लू, तेलुगु में नुवल्लू, एन्नई, तमिल में एन्नई, नुवल्लू, मलयालम में एल्लू संबोधित किया जाता है। यहाँ यह विचारणीय तथ्य है कि संस्कृत भाषा में ये जो एल्लू है संस्कृत भाषा की एला से उत्पन्न हुई है। एला या एलावलू, एलावुल्लू का तात्पर्य दानेदार पदार्थ इलायची होता है। इलायची दानेदार होती है। सहज समझा जा सकता है कि दक्षिण भारतीय भाषाओं की उत्पत्ति संस्कृत भाषा से हुई है। सो इलायची को कन्नड़, तमिल, तेलुगु में लगभग एलक्के, एला, परअल्लम, एलचा ही संबोधित किया जाता है, क्योंकि यह दानेदार होता है। अस्तु आपके दक्षिण भारत में तिल और इलायची को का जो मूल शब्द है वह एला ही है, और बहुत संभव है इसका स्रोत इल्लू रहा हो, जो आपके तिल से संबंधित है। और यह मानी हुई बात है लगभग कि जो उत्पाद जिस कंपनी से उत्पन्न होती है उसकी गुणवत्ता में परिवर्तन करके उसे परिष्कृत करने का दायित्व आपके उसी कंपनी का ऊपर निर्भर करता है। उत्तर भारतीयों ने जो तिल है उसको सप्तसंधव काल में थाइल संबोधित किया करते थे उत्तर भारतीय सप्तसंधववासी, तो उन्होंने उसको परिष्कृत किया
जिस प्रकार से थुप को स्तूप संबोधित कालांतर में किया जाने लगा, उसी प्रकार थैल को तिल संबोधित किया जाने लगा। आज संस्कृत भाषा वैदिक संस्कृत भाषा में परिवर्तित हुई, वैदिक संस्कृत भाषा लौकिक संस्कृत भाषा में परिष्कृत हुई, लेकिन आपके दक्षिण भारतीय जो भाषाएं हैं, तमिल हो या तेलुगु हो या मलयाली हो, वो अब भी तिल को आदि संस्कृत भाषा सप्तसंधवकालीन भाषा में ही संबोधित कर रहे हैं। अजान आपके इसी तरह की आपके समस्या आपके अरब देश की जो भाषा है उससे भी, अरबी से भी है। अजान जो है आदि संस्कृत भाषा से संबंधित है, उसका अजान आपकी अरबी भाषा का स्रोत जो है आपकी आदि संस्कृत भाषा है। तो इस प्रकार से आपके मूल स्रोत आपके सब संदर्भ सभ्यता की आदि संस्कृत भाषा ही प्रमाणित होती है। एक बात और कि ASI ईरानी कृषक विद के से निकट संबंध रखते थे और उसी क्षेत्र में प्रसिद्ध असीरियन सभ्यता और उसकी राजधानी अशुर स्थापित हुई थी। और यह महत्वपूर्ण है कि असीरियनों की तरह एलू, वे तिल को एलू संबोधित करते थे। आज भी आपके दक्षिण भारतीय समाज तिल को एल्लू संबोधित करते हैं। दरअसल सप्तसंधववासियों से आपके असीरियन, सुमेरियन सभ्यतावासी, असीरियन सभ्यतावासी, अक्केदियन सभ्यतावासी तिल का आयात किया करते थे और जिनकी किलाक्षर लिपि सप्तसंधव सभ्यता की जो लिपि है उसी के आधार पर बनाई गई थी। और या आपके असीरिया या अक्केदियन का जो शब्दांत होता है, प्रत्यय था, है ना, वो उकार से संबोधित होता है। जैसे एलू, उकार, अंत में उकार से मतलब उसका किसी भी शब्द की पूर्णता होती थी। समूह, अंत में उकार होना चाहिए। मातु, उकार अंत में होना चाहिए। यह महत्वपूर्ण तथ्य है कि आखिर जिस तिल को हम लोग आपके जो सप्तसंधववासी हैं कच्चे फल को तिल के पप्पू संबोधित करते थे, पकने के उपरांत उसको थवी या थैल संबोधित करते थे। सिंहली भी उनको थैल संबोधित करते थे। उसका ही आपके प्रसिद्ध स्वरूप आपके तिल है, उसी को आपके तमिल, तेलुगु, मलयाली, कन्नड़ भाषी एल्लू नवल्लू संबोधित करते थे, जो एकदम बिल्कुल असीरियों की तरह। तो इसी से संबंधित प्रश्नों का शब्द चित्र के माध्यम से सप्तसंधव सभ्यता की नागलिंगा लिपि के माध्यम से शब्द चित्र बना करके मैं आपको समझाऊंगा कि किस प्रकार से इन शब्दों की रचना हुई है, रचना विन्यास की हुई है। हाँ, वो आपके दूसरा भाग होगा। ये प्रथम भाग में इतना तक ही। पुनश्च आपसे भेंट होगी। धन्यवाद।